नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रिप्टो की। इन दिनों क्रिप्टो सुर्खियों में बना हुआ है, कभी गलत कारणों की वजह से, तो कभी यह चर्चा होती है कि सरकार एक नया कानून लगा रही है, सब कुछ पर प्रतिबंध लग जाएगा। बाजार में एक थोड़ा डर भी है। कुछ लोगों को लगता है कि यह सही कदम है, कुछ जानकारों को लगता है कि बिल्कुल सही समय पर उठाया गया कदम है क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि एक बड़ी संख्या युवाओं की खास तौर पर है जिन्हें लगता है कि क्रिप्टो को प्रतिबंध करने के बजाय उसे नियमित करना यानी कि रेगुलेट करना ज्यादा बेहतर होगा। हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से इसके समर्थन में भी लोग हैं और क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से कुछ लोग इसके विरोध में हैं। अगर आप याद करें तो नवंबर के महीने में नए सिरे से चर्चा शुरू हुई जब प्रधानमंत्री ने एक बैठक की। बैठक में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई कि आखिरकार इतने सारे जो विज्ञापन आ रहे हैं, इतने आक्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। आपको याद होगा विश्व कप के मैच के दौरान हर ब्रेक में एक ना एक क्रिप्टो करेंसी का विज्ञापन आता था और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि ये बिल्कुल ही सरल सहज है और इसमें फायदे ही फायदे हैं। बहुत लोगों ने पैसा लगाया, बहुत लोगों ने निवेश किया, बहुत लोगों को लगता है कि ये नई तकनीक का एक बेहतर माध्यम है जिसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। जो लोग इसके समर्थन में है वो ये कहते हैं कि अगर भारत इस तकनीक को नहीं अपनाता है तो वो दुनिया में पीछे रह जाएगा। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं कि इसका इस्तेमाल गलत कार्यों में हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री की बैठक के बाद सूत्रों ने जब ये जानकारी दी कि बैठक में चिंता जताई गई कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है और इसे रोका जाना जरूरी है, विज्ञापन को लेकर के भी चर्चा हुई। उसके बाद एक के बाद एक बैठकों का दौर चला। फिर संसद की जो अस्थायी समिति है वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई, उनके सामने क्रिप्टो करेंसी से जो लोग उसके कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर यह आई कि लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक आएगा और विधेयक के जरिए जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा और रिजर्व बैंक की ओर से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद फिर चर्चा शुरू हुई। फिर अचानक आपने देखा कि विज्ञापन जो है वो काफी कम हो गए। चर्चा भी अब यह होने लगी कि किस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए, किस तरह का नियमन होना चाहिए। क्या ये जो करेंसी शब्द का इस्तेमाल होता है ये सही है? क्या हम केवल क्रिप्टो असेट कहें क्रिप्टो करेंसी के बजाय तो क्या वो सही होगा? क्या हम इसे सोने चांदी की तरह एक कमोडिटी के तौर पे मान्यता दें? ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारी अटकलों का बाजार गर्म है। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कमाई जो होती है, इसकी खरीद बिक्री की जो प्रक्रिया होती है उस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी लगाया जाए। कैसे लगाया जाए इसके लिए भी जो है वो प्रावधान होंगे और फिर आप जब बजट सत्र में जो वित्त विधेयक हमारे सामने होगा उसमें इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। ये सारे मुद्दे हैं, अलग अलग बातें चल रही हैं। हम इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहली चीज ये है कि हमको समझना है कि आखिरकार क्रिप्टो है क्या। और क्रिप्टो के पहले हमको यह समझना है कि आखिरकार मुद्रा क्या होती है, आखिरकार करेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं, जब हम लोग करेंसी की बात करते हैं आज के दौर में हमारे सामने एक शब्द आता है फिएट मनी। और फिएट मनी कोई नई परिभाषा नहीं है, यह वर्षों से चली आ रही है। इस परिभाषा को समझिए, इसके अर्थ को समझिए। ये जितने भी हमारे दुनिया में 180 190 देश हैं जो हम जिनके बारे में जानते हैं, वहां पर जो मुद्रा है उसमें अगर आप एक दो देश को छोड़ दीजिए जहां पर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी गई है, बाकी जगहों पर जो मुद्रा चलती है उसको हम लोग फिएट मनी के नाम से जानते हैं, फिएट करेंसी के नाम से जानते हैं। फिएट मनी या फिएट करेंसी, ये जो आप देखते हैं फिएट शब्द है, फिएट एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है हुक्म, ऑर्डर। सरकार के आदेश से जारी की गई मुद्रा फिएट मनी है। और आपके जेब में जो अभी आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए,
100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 के जो नोट देखते हैं, या फिर आप सिक्कों की बात करें, चाहे 50 पैसे के हों, 1 रुपए के हों, 2 रुपए के हों, 5 के हों, 10 के हों, 20 के हों, ये सब के सब फिएट मनी की श्रेणी में आते हैं। और फिएट मनी को लेकर के जो सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी है वो है 1971। 1971 में जब ब्रेटन वुड समझौता खत्म हुआ तो दुनिया के तमाम देशों में जो मुद्राएं थी, जो उनकी अपनी ऑफिशियल करेंसी थी, उन करेंसीज को फिएट करेंसी के तौर पे जाना जाने लगा। और उसमें यह हुआ कि आपको उसके पीछे कोई सोना चांदी उतने बराबर का नहीं रखना है, एक निश्चित मात्रा में रखनी है, लेकिन ये नहीं कि अगर आप 100 रुपए का नोट छापते हैं तो 100 रुपए का सोना रखना है, या 500 रुपए का नोट छापते हैं तो 500 रुपए का सोना रखना है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनफैक्ट आज भी ये बहुत सारा भ्रम बना होता है कि हम जितना नोट छापते हैं उतने की मुद्रा, जो बहुमूल्य धातु है, वो रखे जाते हैं। ये नहीं है, हमारे देश में भी ये बात नहीं है और दुनिया के तमाम देशों में भी ये बात नहीं है। वहां पर जितने भी जो आधिकारिक मुद्रा है, ऑफिशियल करेंसी हम लोग जिसको कहते हैं, वो सभी फिएट करेंसी है, यानी कि वहां की सरकार के हुक्म से एक कानून के जरिए जारी की गई है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे 8 नवंबर 2016 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, और आप याद करिए कि उन्होंने एक वाक्य इस्तेमाल किया था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये जो लीगल टेंडर का जो शब्द है, यही आपके फिएट करेंसी का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, सबसे बड़ा आप आसानी से समझने के लिए आपके पास एक जरिया है। एक चीज आपको यह भी रखना है, ध्यान में रखना है कि फिएट करेंसी जो भी होती है उसमें एक प्रॉमिस होता है। आप देखेंगे कि आपके पास जो 100 रुपए का नोट है, या 50 रुपए का नोट है, या 10 रुपए का नोट है, या 5 रुपए का नोट है, या 200 का है, या 2000 का है, या 500 का है, उन सब पे लिखा होता है कि मैं धारक को अमुक कीमत के बराबर पैसा अदा करने का वचन देता हूं, इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ऐसा नहीं है कि आप उस नोट को लेकर के जाएंगे रिजर्व बैंक में और कहेंगे कि इतने रुपए का हमें सोना दे दो, या इतने रुपए की हमें चांदी दे दो। तो आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार इसकी कीमत कैसे तय होती है, कौन सी मुद्रा कितनी बहुमूल्य है, कौन सी मुद्रा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ कैसे तय होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारक काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपकी स्थिति क्या है, आपका जो बाकी पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें किस तरह की स्थिति है, आपके देश में महंगाई दर की क्या स्थिति है। कभी एक दौर याद करिए कि जिम्बाब्वे में या ब्राजील जैसे देश में महंगाई दर काफी ज्यादा हो चुकी थी। यह भी कहा जाता था कि एक दौर ऐसा भी आया था कि जब लोग बोरियों में भर के नोट ले जाते थे और एक माचिस की डिब्बी खरीदते थे। ये आपके अपने नोट के, अपने जो करेंसी, अपनी जो मुद्रा है उसकी कीमत को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि फिएट करेंसी दुनिया के तमाम देश जो हैं उनकी जो आधिकारिक मुद्रा है उनको हम लोग फिएट करेंसी के तौर पे जानते हैं। अब अगला सवाल आता है कि आखिरकार मुद्रा है क्या, मुद्रा को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं, मुद्रा में क्या क्या गुण होते हैं, मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, किस आधार पे आप कहते हैं कि ये मुद्रा है, किन कार्यों के आधार पे आप कहते हैं कि ये मुद्रा है। तो जो हमारे पास आमतौर पे जो मुद्रा को लेकर के विशिष्टताएं या खासियत की बात होती है, तो एक आता है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि कितना टिकाऊ है, कितनी ज्यादा, उसमें आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वो कितने समय तक चलता है। एक समय तय कर दिया जाता है, जैसे आपने देखा कि 500 और 1000 रुपए के नोट 8 नवंबर 2000 को खत्म किए गए, तो उसी तरीके से हम समय तय करते हैं। पोर्टेबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी, यानी कि उसको अलग छोटे छोटे हिस्सों में भी आप बांट सके। यूनिफॉर्मिटी, यानी कि अगर भारत की बात करें तो जो 100 रुपए के नोट की कीमत पश्चिम बंगाल में होगी, वही दिल्ली में भी, वही बिहार में भी, वही उत्तर प्रदेश में भी, वही सुदूर उत्तर पूर्व के किसी गांव में भी, जहां कहीं भी आपकी संप्रभु देश की सीमा है वहां तक उसकी एक कीमत होगी। सप्लाई, यानी कि आपूर्ति उसकी एक निश्चित की जाती है, नहीं कि असीमित आप आपूर्ति कर देते हैं। एक चीज मुद्रा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि बाजार में जब बहुत ज्यादा मुद्रा आ जाती है तो महंगाई दर बढ़ने की आशंका होती है, तो आपको उसकी आपूर्ति भी सीमित करनी पड़ती है ताकि महंगाई दर पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े। एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता,
यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको, हर किसी को जिसको भी लेन देन करना है वो उसको स्वीकार करेगा। और स्टेबिलिटी यानी कि एक स्थिरता रहे उस मुद्रा में, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो। देखिए, उतार चढ़ाव की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? किसी भी सामान की कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो या शेयर की कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, इसके पीछे वजह क्या होती है? इसके पीछे वजह होती है मांग और आपूर्ति की एक वजह है, और एक चीज ये भी है कि आप उस पर किस तरह से आप उसको देखते हैं कारोबार के संदर्भ में। तो अब जैसे आपने मांग और आपूर्ति की बात की, जाहिर सी बात है कि मांग बहुत ज्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जब आपूर्ति बहुत ज्यादा है और मांग कम है तो उसकी कीमत घट जाएगी। एक सामान्य अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। जो रुपया होता है या मुद्रा की जब हम लोग बात करते हैं, उसकी जो आपूर्ति है वो इसलिए भी सीमित रखी जाती है क्योंकि किसी भी देश के जो मौद्रिक अधिकारी होते हैं या मौद्रिक जो संस्था होती है, मॉनेटरी सिस्टम जो होता है, व्यवस्था जो होती है, मौद्रिक व्यवस्था, उसका एक बड़ा मकसद है कि महंगाई पर हम कैसे नियंत्रण रखें, महंगाई पर हम किस तरीके से लगाम रखें। क्योंकि इसलिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि महंगाई को हम एक तरीके से गरीबों का कर भी कहते हैं, कि गरीबों पर बहुत ज्यादा कर आप सीधे तौर पे नहीं भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर महंगाई दर बढ़ जाती है तो उनके ऊपर कर बढ़ जाता है, कर का बोझ एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पे बढ़ जाता है। तो एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में इस तरह की जब बात आती है तो इससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये भी ध्यान में रखना है कि बाजार में बहुत ज्यादा मुद्रा ना आए जिससे कि महंगाई दर के ऊपर असर पड़े, क्योंकि इससे समाज का एक बड़ा तबका जो है वो प्रभावित हो सकता है। अब है कि मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा किस तरह से कार्य करती है, उनके अब तक हमने उसके खासियत के बारे में चर्चा की, हमने विशेषताओं के बारे में चर्चा की। अब मुद्रा के कार्य की चर्चा करेंगे। तो 4 मुख्य कार्य हैं। एक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि लेन देन का माध्यम, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि उसमें कुछ कीमत होगी, अ यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखा जोखा रखने का तरीका, जैसे आप तय करते हैं ना कि आपको कितना खर्च करना है, कितनी आपकी आमदनी हुई है, तो उसके लिए आप कोई एक यूनिट, कोई एक आधार बनाएंगे। वो आधार क्या है? वो आपकी मुद्रा है। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट यानी कि कल आपको जो कुछ भी भुगतान करना है वो भी आप रुपए में करेंगे या वो भी आप मुद्रा में करेंगे। तो ये मुद्रा के 4 खास कार्य हैं। पहला तो ये कि लेन देन का माध्यम है, दूसरा ये है कि जिसमें कुछ मोल है, जिसमें कुछ वजन है, तीसरा यह है कि लेखा जोखा का माध्यम है, और चौथा यह है कि कल के जो भुगतान किए जाने हैं क्या उसकी भी ये सहूलियत मुहैया कराएगा कि नहीं, क्या ये उसकी भी सुविधा मुहैया कराएगा कि नहीं। तो ये मुद्रा की खास बातें होती हैं। पहला तो हमने जो बात की विशिष्टताओं की बात की, और फिर हम बात की हमने कि किस तरह के उनके कार्य होते हैं। अब हम आपसे शुरू से कह रहे थे कि हमारी जो मुद्रा है, हमारा जो रुपया है, हम लोग उसको फिएट करेंसी कहते हैं। और फिएट शब्द मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि फिएट शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हुक्म। और जितने भी हमारे नोट हैं, चाहे आप 1 रुपए का देखें, 2 रुपए का देखें, 5 का देखें, 10 का देखें, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो या 2000 का हो, उन सब के पीछे एक कानूनी मान्यता है। उस कानूनी मान्यता के जरिए उस मुद्रा का आप इस्तेमाल लेन देन में करते हैं, उस मुद्रा के जरिए आपका जो लेखा जोखा है वो तैयार करते हैं। हमारे देश में जो फिएट मुद्रा है, वैसे तो हम लोग 1971 की बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1940 में पहली बार फिएट करेंसी हमारे यहां आधिकारिक तौर पर स्वीकार की गई थी। यानी कि सरकार के हुक्म से जारी की गई मुद्रा जो है उसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। 1940 में जो हमारी चांदी की का जो रुपया होता था, चांदी के रुपए की जगह पे 1 रुपए का नोट जारी किया गया, 1 रुपए का कागजी नोट जारी किया गया। और यही नोट पहला, हम जिसको कहते हैं कि ये आधिकारिक फिएट, ऑफिशियल फिएट करेंसी, यानी कि आधिकारिक तौर पर पहली बार हमारी मुद्रा को फिएट करेंसी का दर्जा 1940 में मिला था। और 1971 में दुनिया के कई देशों में ये जब हुआ तो 1971 में भारत में भी इसे बड़े पैमाने पर चर्चा की जाने लगी, लेकिन 1940 में हमारे यहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब अगर आपको समझना है कि हमारे यहाँ जो रुपया जारी होता है, और अगर आपको क्रिप्टो को समझना है कि आखिरकार क्रिप्टो को नगद मुद्रा क्यों ना माना जाए, क्रिप्टो को क्यों मुद्रा के दर का दर्जा नहीं दिया जा सकता,
उसके लिए आपको कहां जाना है? रिजर्व बैंक कानून, आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक का कानून 1934 का जो एक प्रावधान है सेक्शन 20 में, अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई के पास, केवल आरबीआई के पास नोट जारी करने का अधिकार होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यही चीज, यही वो तथ्य है जिसके आधार पर आपको समझना है कि आखिरकार क्रिप्टो को हम लोग करेंसी क्यों नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि उसे रिजर्व बैंक जारी नहीं करता और हमारे देश में जो आधिकारिक मुद्रा है उसे जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक को है। आप ये भी जानते हैं कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर के बाकी जितने भी नोट हैं, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो या 500 हो, उन सब की जो जारी करने का अधिकार है वो रिजर्व बैंक का होता है। और 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार जारी करती है। और आपको यह भी पता है कि 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि बाकी जितने भी नोट हैं उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि पहला आपको सेक्शन देखना है, सेक्शन 20, यानी कि जो उसका खंड 20 है, धारा 20 जो है, प्रावधान जिसमें दिए गए हैं वो आपको देखना है रिजर्व बैंक के कानून, रिजर्व बैंक कानून 1934 का। और उसके साथ धारा 33 पे जाना है, सेक्शन 33 पे जाना है। सेक्शन 33 क्या कहता है? 33वां जो खंड है, 33वीं जो धारा है वो क्या कहती है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही है कि आप जो भी नोट जारी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मुद्रा, कुछ ना कुछ माफ कीजिएगा, कुछ ना कुछ ऐसे बहुमूल्य धातु होने चाहिए। इसको कहा गया है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमारे देश में जारी किया गया है। ये इसलिए जारी किया गया है कि आप एक निश्चित मात्रा में सोना रखेंगे और उसके आधार पर आप जितनी आपकी जरूरत होगी, आपकी विकास की जरूरत होगी, आपकी अर्थव्यवस्था की जरूरत होगी, उस हिसाब से आप नोट जारी कर सकते हैं। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम की आपको जानकारी कहां मिलेगी? सेक्शन 33 आरबीआई एक्ट 1934, यानी कि रिजर्व बैंक कानून 1934 के सेक्शन 33 में आपको जाना है, 33वें में जाना है। और वो क्या कहता है कि जो कुछ भी आपकी बहुमूल्य मुद्रा है, बहुमूल्य जो धातु है, उसकी कीमत 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए। किसी भी समय में ये 200 करोड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। और उसमें से 115 करोड़ जो हैं वो सिक्के, सोने के सिक्के या जो गोल्ड बुलियन कहते हैं, उस शेप में होने चाहिए, उस प्रारूप में आपके पास होने चाहिए। और ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो एक भ्रम आप अपने मन से निकाल दीजिए कि जितना भी नोट जारी होता है उतने बराबर की मुद्रा, उतने बराबर के हमें बहुमूल्य धातु रखने पड़ते हैं। बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो है, पहला कि हमारी फिएट करेंसी यानी कि सरकार के हुक्म से जारी की गई है, और दूसरा इसमें अहम पहलू यह है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम फॉलो करते हैं, यानी कि एक निश्चित मात्रा में बहुमूल्य धातु रखना पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ जो भी कागजी नोट जारी होते हैं उसको कहीं ना कहीं से वो समर्थन करता है। और वो कितना होना चाहिए? वो 200 करोड़ कम से कम किसी भी समय में होना चाहिए। और उस 200 करोड़ में 115 करोड़ जो हैं वो आपके गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन के रूप में होना चाहिए। अब यहां पे अब आप समझ गए कि फिएट करेंसी क्या है, आप समझ गए कि हमारी भारतीय जो मुद्रा है, रुपया जो है, उसके स्वरूप क्या है, उसमें क्या कुछ है, उसकी क्या कुछ, उसके पीछे कानूनी प्रावधान है, उसके पीछे रिजर्व बैंक की क्या प्रावधान है। और वहीं से आपकी क्रिप्टो की चर्चा नए सिरे से शुरू होगी। जैसा हमने आपसे कहा था कि सेक्शन 20 क्या कह रहा है? सेक्शन 20 कहता है कि रिजर्व बैंक के पास ही ये एकाधिकार है कि वो नोट जारी करेगा। अब ये क्रिप्टो करेंसी कौन जारी कर रहा है हमें नहीं मालूम है। क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व किसके पास है, जो मूल अस्तित्व किसके कहां से आया है, ये हमें नहीं मालूम है। बाजार में एक मांग और आपूर्ति के आधार पर एक तकनीक आधारित व्यवस्था में लोग पैसा लगाते हैं। उसमें जैसे जैसे मांग और आपूर्ति का संतुलन या असंतुलन बनता है, उस आधार पर कीमतों में बदलाव होता है। क्रिप्टो करेंसी यही व्यवस्था है, यानी कि एक आभासी दुनिया की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें नहीं पता है कि उसका अस्तित्व क्या है, हमें यह नहीं पता है कि उसे किसने जारी किया है,
हमें यह नहीं पता है कि उसके पीछे क्या कुछ है। जैसे आप अपने जेब में रखे हुए 100 रुपए का नोट देख पाते हैं, अगर आपसे पूछे कि क्रिप्टो करेंसी कैसा होता है तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। हालांकि जो कुछ तस्वीरें आपके सामने आती है, चाहे वो टीवी पर हो या अखबारों में हो, वो आपको लगता है कि वो गोल्ड कॉइन की तरह होता है या कॉइन्स की तरह होता है। स्पष्ट कर देना हम चाहते हैं कि ऐसा कोई स्वरूप होता नहीं है। ये एक आभासी दुनिया की मुद्रा है। इस आभासी दुनिया की मुद्रा को किसने जारी किया है नहीं पता है। इस आभासी दुनिया को मुद्रा को क्या कानूनी मान्यता देश में है नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां एक ही मुद्रा है जिसको हम लोग रुपया कहते हैं, तो कोई और दूसरी मुद्रा जो है वो फिलहाल नहीं है। और यही पूरी चर्चा का, पूरे बहस का जो है वो निचोड़ यही है कि जब हमारे यहां उस मुद्रा को कोई मान्यता नहीं दी गई है, जब हमारे यहां एक ही मुद्रा है, तो फिर हम किसी दूसरी मुद्रा को कैसे समझे, क्या समझें। अब यहीं पर परेशानी आती है कि बहुत लोग चूंकि इसके अवधारणा को, इसके स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें यह लगता है कि ये कमाई का एक अच्छा रास्ता है, उन्हें लगता है कि निवेश का एक अच्छा विकल्प है। चूंकि आपके पास निवेश के जो दूसरे विकल्प हैं उसको आप आजमा चुके हैं, कुछ नई चीज को आप अपनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि क्रिप्टो उसके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है और वहां पर आप पैसा लगाते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि क्या उसके अंदर जो मनी, पैसे की, मुद्रा की जो कार्य होते हैं, क्या वो कार्य करने की बात है। तो कार्य करने की बात क्या थी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू में भी हो सकता है। लेन देन में कई जगहों पर इस्तेमाल भी होने लगा है, कुछ जगहों पर उसकी कीमत भी रखी जाने लगी है, कुछ जगहों पर उसे लेखा जोखा में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन घूम फिर करके फिर वही बात आती है कि क्या उसे मुद्रा के तौर पर एक कानूनी मान्यता दी गई है, तो नहीं दी गई है। ये आपके बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वर्चुअल करेंसी यानी कि जो आभासी मुद्रा, ये जो हम लोग बिटकॉइन के नाम से हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, ये एक प्राइवेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि निजी तौर पर आप एक दूसरे से लेन देन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको सरकार की ओर से सोवरेन गारंटी यानी कि संप्रभु गारंटी इसको नहीं मिली हुई है। इसके पीछे कोई कानूनी मान्यता अभी तक नहीं मिली हुई है और जिसकी वजह से हां, जिन देशों में है, चाहे अल सल्वाडोर की बात करें या एक दो और देशों की बात करें जहां पर उसे कानूनी मान्यता मिली हुई है, लेकिन दुनिया की बड़ी संख्या में जो देश हैं, 180 190 देश हैं, वहां पर अभी इसको कोई कानूनी मान्यता नहीं दी गई है मुद्रा के तौर पर। दूसरी बात यह आती है कि ये एक तरीके का आपका क्या है, ये आपका कोई स्वरूप इसका नहीं दिखता, इसके पीछे क्या कुछ रखा गया ये भी हम नहीं जानते हैं। और यही वजह कि इतनी अनिश्चितताओं की वजह से इस मुद्रा को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा बहस हो रही है और पक्ष और विपक्ष में लोग बातें करते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये सही है, कुछ लोगों का कहना होता है गलत है। लेकिन अगर आप इन खासियतों पे चले जाएं, जिन खासियतों का हमने जिक्र किया कि क्या उसे कोई मान्यता मिली हुई है, क्या उसे किसी देश के केंद्रीय बैंक ने जारी किया है, क्या हमारे देश के केंद्रीय बैंक ने जारी किया है, क्या सरकार ने कानूनी तौर पर उसे मुद्रा की मान्यता दे रखी है, अगर इसका जवाब नहीं है तो आपको यह समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक आधिकारिक मुद्रा या एक ऐसी मुद्रा नहीं हो सकती। जो मुद्रा के हमने आपको खासियत बताई और जो मुद्रा के कार्य बताएं वो निजी तौर पे हो सकता है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर या एक संप्रभु की सीमा के भीतर क्या वो चीजें हो सकती हैं, वो नहीं है। अब अभी के समय में जो क्रिप्टो की दुनिया है, अगर आप देखें तो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार, यानी कि 3 खरब डॉलर का कारोबार दुनिया भर में इसका हो रहा है। आप देखिए विश्व की अर्थव्यवस्था का आकार 81 खरब है और हमारे क्रिप्टो का कारोबार जो है वो माफ कीजिएगा 3 ट्रिलियन और 81 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़, 3 लाख करोड़ डॉलर का कारोबार हो रहा है। और अगर हम विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो 81 लाख करोड़ डॉलर का विश्व कारोबार है, ट्रिलियन जिसको हम लोग कहते हैं। तो अभी लगभग आप समझ लीजिए कि अभी आप 5% से भी कम है अगर विश्व अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से देखें तो। पिछले 1 साल के दौरान जो इसको स्वीकार करने की बात जहां पे आती है, जैसे हम लेन देन की बात करें या फिर हम उसको उसमें वैल्यू की बात करें, उसमें लगभग 800% की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी संख्या है।
भारत जो है एक एनालिसिस, एक रिपोर्ट की गई है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है चेन एनालिसिस की। वो ये कहती है कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है जो क्रिप्टो की स्वीकार्यता, क्रिप्टो को जिसका हम कहें कि यहां पर लोकप्रियता उसकी जो बढ़ी है, वो सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश में भारत दूसरे नंबर पर है। कई जगहों पर जो वित्तीय सेवाएं हैं उनमें इसकी भूमिका बढ़ गई है। कुछ देशों में सीबीडीसी अब आपके सामने एक नया जो स्वरूप आया है, एक नई परिभाषा, एक नए शब्द आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कागजी मुद्रा है और एक आभासी मुद्रा है। ये दोनों ही मुद्रा को रिजर्व बैंक ने जारी किया है। कागजी मुद्रा जो कि आपके वॉलेट में है, जो आपके पर्स में है, और आभासी मुद्रा जो है वो आपके मोबाइल वॉलेट में है। यानी कि आप उसे भले ही नोट की तरह ना तो छू सकते हैं ना सूंघ सकते हैं, लेकिन उसके जरिए आप लेन देन कर सकते हैं। वो एक आधिकारिक मुद्रा हुई होगी, उसका जो यूनिट होगा वो रुपया होगा, लेकिन वो कागजी नोट या सिक्के की तरह नहीं दिखेगा। तो ये इसके आप कह सकते हैं कि इसको लाने की जरूरत क्या है। इसको लाने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि आपके देश में जब हर साल बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में कागज के नोट छापे जाते हैं, और हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हम लोग कागज के नोट को जो उसका जो रख रखाव का तरीका होता है उसमें शायद थोड़ी लापरवाही बरतते हैं, और लापरवाही बरतने की वजह से क्या होता है कि कागजी नोट की जो जिंदगी होती है वो छोटी हो जाती है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग जो है उसको बिल्कुल मोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके रख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नोट के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कागजी नोट का स्वरूप जो है वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कागजी नोट का स्वरूप बिगड़ जाता है, उसके लेन देन में इस्तेमाल नहीं हो पाता है, आपको और संख्या में नोट छापने पड़ते हैं, तो इससे नोट छापने की लागत बढ़ती है। अब हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमें डिजिटल व्यवस्था में जानी है, हमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। तो जब डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है, उसके अंदर कुछ आशंकाएं भी होती है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करूं, उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या एक ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं जहां पर आपको कुछ डिजिटल करेंसी दे दी जाए। रुपया ही है, लेकिन वो रुपया एक आभासी मुद्रा के तौर पर है। आप अभी कहेंगे कि वो तो क्रेडिट कार्ड के जरिए भी संभव है, वो डेबिट कार्ड के जरिए भी संभव है, वहां पर भी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल उठेगा, लेकिन कुछ और विकल्प हम दे सकते हैं कि नहीं, जो आपके पास अभी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब के अलावा कुछ और विकल्प हम दे सकते हैं कि नहीं। तो वो वॉलेट में आपका एक तरीके से मोबाइल वॉलेट, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोबाइल वॉलेट आपके पास होंगे, उस वॉलेट में आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर, या फिर आप यूपीआई के जरिए सीधे बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं और वो पैसा चला जाता है। उसी तरीके से एक निश्चित रकम जो है वो आपके उस वॉलेट में मौजूद रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप डिजिटल लेन देन में कर सकते हैं। वो आपके क्रेडिट कार्ड का नहीं है, डेबिट कार्ड का नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड पे अगर आप खर्च करते हैं और एक तय सीमा के बाद पैसा चुकाते हैं तो आपको उसके ऊपर मोटा ब्याज चुकाना पड़ता है। डेबिट कार्ड आप जब लेते हैं तो एनुअल फी आपको पे करना पड़ता है, उसमें उसको सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। नेट बैंकिंग में भी कुछ चीजें आती हैं। तो एक ऐसा वॉलेट है जिसमें कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे वो अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो आशंका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के या अभी के वॉलेट में जिस तरह की हो रही है, जिस तरह की आशंका जताई जाती है, परेशानी होती है लोगों को, उनके साथ कई बार साइबर क्राइम भी हो चुका होता है, अपराध हो चुका होता है, लोग काफी पैसा भी गंवा बैठते हैं, उससे हम किस तरीके का हम सेफ्टी हम उसमें दे सकते हैं, किस तरह का हम सिक्योरिटी फीचर दे सकते हैं जिससे लोगों को भरोसा हो कि हम इस मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं हो। अभी उस पर काम चल रहा है, तो ये जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि 2022 में रिजर्व बैंक जो है वो एक डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा और उसके बाद एक तय समय के बाद जो है वो डिजिटल करेंसी आ जाएगा। तो आपके पास दो विकल्प होंगे, एक जो कि कागजी नोट है और एक जो कि डिजिटल नोट है। दोनों को कानूनी मान्यता मिली रहेगी, दोनों को सरकार के द्वारा मान्यता होगी, रिजर्व बैंक की ओर से मान्यता होगी, उसका लेन देन में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सीबीडीसी जो है
इसकी तकनीक वही है जो कि आपके बिटकॉइन या ऐसे दूसरे क्रिप्टो करेंसी की है। फर्क बस इतना है कि वहां पर क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में कोई कानूनी मान्यता नहीं है सरकार की ओर से, अभी हम अपने देश की अगर बात करें तो। और सीबीडीसी जो होगा, जो दुनिया के अलग अलग देशों में इस पर काम चल रहा है, उसको वहां के केंद्रीय बैंक, यानी कि जो जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इस तरह की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो उसको मान्यता देगी। सरकारी कानून के जरिए, सरकार के कानून के जरिए जो है उसे मान्यता दी जाएगी। और अब आपके पास, आपने देखा होगा कि एक नया चीज, एक नई सोच बाजार में आई है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। एनएफटी क्या है? एनएफटी और जैसे क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है या एथर है, इस तरह के क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटी में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि एनएफटी में कुछ चीज आपके सामने है, वो भले ही यूनिक होगी, वो भले ही डिजिटल स्वरूप में होगी, लेकिन कुछ आपके सामने होगा, आप उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का एनएफटी है, तो उन्होंने एक पोस्टर पे अपना साइन किया हुआ अपना पोस्टर किसी को दे रहा है, वो यूनिक होगा। अब उसके लिए लोग बोली लगाएंगे, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो उनके पास चला जाएगा। इसी तरह से कई खिलाड़ी, कई कलाकार अपनी जो खास कलाकृति है, जो यूनिक तौर पर होगी, वो उसको बेचेंगे डिजिटल मार्केट में, और ये डिजिटल शेप में होगा, ये फिजिकल शेप में नहीं होगा। और ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहां पर वो स्टोर रहेगा, आपको उसके सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब चीजों की चर्चा, इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एनएफटी एक नया एक स्वरूप हमारे देश में आया है, दुनिया में काफी लोकप्रिय हो चुका है, और अब हमारे देश में भी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। तो आप चाहे बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, या आप सीबीडीसी की बात करें, या फिर आप एनएफटी की बात करें, इन सब चीजों में जो तकनीक है वो एक है। बस ये है कि उस तकनीक के किस स्वरूप को हमने मान्यता दी है। तो जिस स्वरूप को हम मान्यता देंगे, अभी एनएफटी को भी लेकर के कोई मान्यता नहीं है कि कोई कानूनी तौर पर उसे मान लिया गया है कि नहीं, इसे आप कर सकते हो, वहां पर भी परेशानी है। तो हो सकता है कि जो नया कानून बनने जा रहा है उसमें एनएफटी को लेकर के भी चर्चा की जाए, और एनएफटी को खास तौर पर जो है वो परिभाषित किया जाए, जिससे कि जो लोग इसकी खरीद बिक्री करते हैं या जो लोग उसमें भागीदारी करते हैं, उनके लिए स्पष्ट हो कि क्या कुछ है, और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी शिकायत हो, तो वो किससे करे। आज ये भी एक बड़ी समस्या है कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, कोई आपके साथ गड़बड़ी कर बैठता है, तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, शिकायत के निपटारे की जो व्यवस्था है, बहुत पुख्ता नहीं है। हाँ, ये जो एक्सचेंज है ये कहते हैं कि नहीं, हम केवाईसी करते हैं, हम ये व्यवस्था देते हैं, लेकिन क्या होता है कि कानूनी तौर पर क्या व्यवस्था दी गई है। और आप एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ने शुरू में ऐसा किया था कि अगर जो लोग क्रिप्टो करेंसी, जो वित्तीय संस्थाएं, जो बैंक जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन में मदद कर रही हैं, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, उनके ऊपर जिसे कहा जाए कि पाबंदी लगाने के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया था, और उसकी वजह से क्रिप्टो के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा था। लेकिन 2020 के मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्कुलर को दरकिनार कर दिया, और उस सर्कुलर को जब उसको निरस्त कर दिया, तो उसके बाद बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए क्रिप्टो करेंसी के लिए लेन देन की सुविधा मुहैया कराने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा, और उन्होंने मुहैया कराना शुरू किया। तो आप इसीलिए देखेंगे कि पिछले 1.5-2 साल के भीतर अचानक जो है वो क्रिप्टो का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि उसके लिए जो पेमेंट मैकेनिज्म था, जो भुगतान की व्यवस्था थी, वो काफी बेहतर हो गई। आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए हम कहीं पे भुगतान कर रहे हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान कर रहे हैं। हालांकि ये चीजें इतने बैंक जो है वो कुछ मामलों में कहीं ना कहीं वो अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि अभी कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ने एक बकायदा सर्कुलर जारी करके कहा था कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, हमने कोई रोक नहीं लगाई है, हमने किसी तरह की बाधा नहीं खड़ी की है। अब लेकिन बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो है वो थोड़े से इसके ऊपर वो जिसे कहा जाए कि आशंकित रहते हैं, और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जो लेन देन करना चाहते हैं, वो लेन देन उतना सहज नहीं हो पाता है, उतना आसान नहीं हो पाता है। ये दुनिया के अगर हम बाजार की बात करें, जो क्रिप्टो का बाजार है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि लगभग 3 ट्रिलियन, 3 लाख करोड़ रुपए का जो है, 3 लाख डॉलर का जो है वो दुनिया भर में है। 2021 में दुनिया भर में 430 क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे, जबकि आप 2010 में देखेंगे तो ये सिर्फ 3 हुआ करते थे।
निवेशक दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ निवेशक जो है दुनिया भर में हैं। हर रोज 100 बिलियन डॉलर यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इसमें रुपए में कितना, इसको अगर आप तब्दील करेंगे 75 के हिसाब से तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा होता है। जो टोकन्स हैं 25,000 के करीब में जो टोकन जो हैं वो जारी किए जाते हैं। ये उद्योग ने ये आंकड़े सारे दिए हुए हैं। जो हमारे देश की जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो संगठन है उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं कि लगभग 3 ट्रिलियन यानी कि 3 लाख डॉलर का जो है वो दुनिया भर में कारोबार होता है 430 एक्सचेंजेस के जरिए। अब अगर हम लोग देखें कि अलग अलग देशों में क्या व्यवस्था है क्रिप्टो को लेकर के, सबसे पहले अगर हम जापान की बात करें तो जापान में इसे एक लीगल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया है और वहां पर जितने भी एक्सचेंज हैं जो क्रिप्टो फाइनेंस एक्सचेंजेस हैं उनको वहां के फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ पंजीकरण कराना पड़ता है। अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर क्रिप्टो फाइनेंस जो एक्सचेंजेस हैं उनको मनी सर्विस बिजनेस का जो है वो दर्जा दिया गया है। वहां पर उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी, ये सारे उनके ऊपर कानून लागू होते हैं और बैंक सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता के जो बैंकिंग के कानून हैं वो भी इनके ऊपर लागू होता है। हम अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर जितने भी ऐसे एक्सचेंजेस हैं उनको वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है और जो कोई भी ऐसे एक्सचेंज होते हैं उनको वहां के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ पंजीकरण कराना होता है। सिंगापुर में जो भी क्रिप्टो फाइनेंस में क्रिप्टो के जरिए जो लेन देन होता है वहां पर पेमेंट सर्विसेज एक्ट एक बना है, 2020 का ये कानून है। उसके जरिए इसका नियमन किया जाता है, इसके ऊपर नियंत्रण किया जाता है। कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया में भी कानून पर चर्चा चल रही है, उसे बनाने के ऊपर काम चल रहा है। हालांकि अभी कोई बहुत स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने नहीं है। अब यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है चीन। आप याद करिए कि कुछ समय पहले चीन ने जो है इसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और उसकी वजह से काफी दुनिया भर के बाजारों में इस पे चर्चा हुई। ये भी लगा कि अब शायद इसकी परेशानी बढ़ जाएगी जो लोग भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। लेकिन चीन ने उसकी माइनिंग के ऊपर उसके ऊपर पाबंदी जब लगाई तो वहां से पूरा का पूरा जो काम है, कारोबार जो है वो यूरोप के देशों में चला गया या दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में कुछ हद तक चला गया। तो काम तो चल रहा है, लेकिन अगर चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर उस तरह की पाबंदी लगाती है, उस तरह की सख्ती बरतती है, तो आशंका यह भी कि क्या भारत भी चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी तरह की पाबंदी लगाएगा या भारत कुछ अलग करेगा या कुछ उसमें नई सोच के साथ आएगा और नई तकनीक का कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और इसमें एक बड़ी संख्या है जिन्होंने क्रिप्टो में निवेश कर रखा है। उनको लगता है कि क्रिप्टो भविष्य के निवेश का एक बड़ा माध्यम बनने वाला है। तो क्या आप ऐसे लोगों के लिए निवेश का रास्ता बंद कर देंगे या ऐसे लोगों को आप निवेश का एक सुरक्षित विकल्प मुहैया कराएंगे? ये कानून की खास चीजें हैं। तो अभी कानून का जो स्वरूप है हमारे सामने बहुत ज्यादा नहीं आया है, लेकिन एक उम्मीद ये की जानी चाहिए कि एक ऐसा हम माहौल बनाए जिससे कि एक बीच का रास्ता निकल सके। एक तो सीधा सीधा रास्ता है कि आप बिल्कुल प्रतिबंध कर दें और एक रास्ता यह है कि आप सीधे सीधे प्रतिबंध न करके बीच का रास्ता कोई निकाले। कौन सा रास्ता होगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी उस कानून का जो प्रस्तावित जो कानून है उसका जो विधेयक का जो स्वरूप है वो हमारे सामने अभी नहीं आया है। अब अगर हम भारत की बात करें, हम सभी जानते हैं कि भारत एक डिजिटल लेन देन के मामले में, डिजिटल दुनिया में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप सभी चाहे आप मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे छोटी से छोटी रकम हो, आप यूपीआई का बड़े पैमाने पर आप इस्तेमाल करने लगे हैं। इन सब चीजों के जरिए आपके पास एक सुविधा होती है कि आपके पास फोन है और आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लगभग आधी आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और हमारे यहाँ मोबाइल कनेक्शन की संख्या 110 करोड़ से भी ज्यादा की है। तो अब मोबाइल फोन में भी
ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन भी होने लगे हैं। पहले ये संख्या बहुत कम होती थी, और अब ये भी सुविधा है कि अगर आपके पास फीचर फोन है, यानी कि नॉन स्मार्टफोन है, उसके जरिए भी कुछ सुविधाएं आपको दी जाती है, जिससे कि स्मार्टफोन की खासियतों का आप उसमें इस्तेमाल कर सके। तो खैर, ज्यादातर जो युवा हैं वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, और उन स्मार्टफोन में आपके पास अगर जेब में आप नगद लेके ना चलें तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है। छोटे शहरों में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वहां पर भी आपने महसूस किया होगा कि डिजिटल लेन देन जो है वो बड़े पैमाने पर फैलने लगा है। तो यूपीआई हमारे पास, आप जानते हैं कि यूपीआई में किस तरह से लेन देन चल रहा है। अगर हम तकनीक में प्रतिभा की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय प्रतिभा तकनीक के मामले में दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। आप दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को देख लीजिए। अभी आप ट्विटर का आपने सुना, पराग अग्रवाल जी वहां पे सीईओ बने हैं, और ऐसे दुनिया की तमाम जो आईटी कंपनीज हैं उसमें भारतीय जो हैं वो अव्वल हैं, वहां पर जो शीर्ष पदों पर वो बैठे हुए हैं। साइबर फाइनेंस जो है वो बहुत तेजी से एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जहां पर प्रतिभा का इस्तेमाल, जो भारतीय प्रतिभा जो कि तकनीक में काफी ज्यादा योगदान कर रही है विश्व स्तर पर, उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकता है। और दूसरा यह है कि हमारे देश में बहुत सारे जो क्रिप्टो के कारोबार में मदद कर रहे हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। स्टार्टअप में भी बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो आगे बढ़े हैं, यूनिकॉर्न बन गए हैं, तो उसकी वजह से भी इसका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसमें लोगों के लिए सुविधाएं और लोगों के लिए सहूलियतें भी काफी तेजी से बढ़ी है, और लोग उसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। तो कारोबार का भी मौका बन रहा है, और जो निवेशक हैं उनके लिए एक विकल्प भी बन रहा है। ये उद्योग ने जो आंकड़े दिए हैं, ये सारे जो आंकड़े आपके सामने हैं, ये क्रिप्टो के कारोबार में लगे हुए जो कंपनियां हैं उनके संगठन की ओर से जारी किए गए आंकड़े हैं। ये बताते हैं कि लगभग 50,000 लोगों को अभी रोजगार मिला हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हम उसकी सफलता या असफलता का जो पैमाना है उसमें एक बड़ा हम लोग पैमाना जो देखते हैं, बड़ा तथ्य देखते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो लगभग 50,000 लोगों को अभी रोजगार मिला हुआ है, और 2030 तक उम्मीद है कि ये 800,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। बड़ी संख्या है। निवेश की बात करें, कितने निवेश लोगों ने कर रखे, तो 6.6 अरब डॉलर, 6.6 बिलियन डॉलर, ये ताजा निवेश के आंकड़े हैं। अब सोचिए कि 6.6 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम है। अगर आप इसको भारतीय रुपए में तब्दील करना चाहें, 75 से गुणा कर लीजिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा लोगों ने लगा रखा है। 230 से भी ज्यादा स्टार्टअप इस काम में लगे हुए हैं, और 150 से भी ज्यादा जो हैं वो इसके अलग अलग अवधारणाओं पे काम चल रहा है। छोटे निवेशकों की बात करें, 15 मिलियन यानी कि लगभग 1.5 करोड़ छोटे निवेशक जो हैं वो उन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगा रखा है, और इसके जरिए उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक 184 बिलियन यानी कि 184 अरब डॉलर की वैल्यू जो है, इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो क्रिएट की जा सकती है, वो तैयार की जा सकती है। तो उद्योग इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये कोशिश कर रहा है ये बताने की कि ये उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है। जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पैसा लगा रखा है, जहां इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जहां पर वैल्यू क्रिएशन जो है वो ठीक ठाक है, तो ये सारे आंकड़ों के जरिए उद्योग ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इसके ऊपर प्रतिबंध, इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से पाबंदी, पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात नहीं सोच सकते, क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो पूरे उद्योग का जिस तरीके से दायरा बन गया है, वहां पर ऐसी बात नहीं सोच सकते हैं। अगर हमने आपको शुरू में ही बताया था कि किस तरीके से यहां पर उसको अपनाया गया है, अडॉप्शन की बात जहां तक की गई है, तो हम दूसरे नंबर पर हैं। अगर आप देखिए कि स्टार्टअप में जो निवेश आ रहा है 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ डॉलर का निवेश केवल 2021 में आया है। और अगर हम विदेशी निवेश का एक अनुमान जो उद्योग लगाता है, उद्योग के आंकड़े हैं, एक चीज मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सारे आंकड़े जो आप देख रहे हैं वो सारे आंकड़े उद्योग ने दिए हैं, इसके पक्ष में कि आखिरकार सरकार को अगर इसे नियमित करना हो, इसके पीछे अगर रेगुलेशन लाना हो, तो आप
किस तरीके का ला सकते हैं, प्रतिबंध लगाने की बात ना सोचें। तो वो कहते हैं कि 2025 तक जो है वो करीबन 25 अरब डॉलर का जो है वो निवेश आ सकता है, जो कि 2030 में 200 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। रोजगार की बात जैसा हमने आपसे बताया था कि करीबन 8 लाख रोजगार जो हैं वो 2030 तक, यानी कि आज से ठीक 8-9 साल के भीतर भीतर लगभग 8 लाख रोजगार के नए मौके बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो उद्योग की दलील है, उद्योग क्या कहता है कि हम बात करते हैं समावेशी विकास की, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की। अब वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? आप याद करिए कि 2014-15 में 2000 जब नई ये एनडीए की सरकार बनी 2014 में, उसके बाद उन्होंने वित्तीय समावेशन की एक नई योजना शुरू की जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जानते हैं। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में इस बात पर खासा जोर दिया गया कि हम तकनीक का कैसे कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि हर जो देश में जो 6 लाख से भी ज्यादा गांव हो, हर गांव में आपको कोई ईंट पत्थर के मकान बनाने की जरूरत ना पड़े, जो बैंक की कोई शाखा तैयार करने की जरूरत ना पड़े। आप तकनीक के जरिए उन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उन लोगों की जो बैंकिंग जरूरतें हैं कैसे पूरी कर सकते हैं। इसी के बाद अगला सवाल यह है कि तकनीक के जरिए आपने पहुंचा दी तो तकनीक की लागत हम कम कर सके, जिससे कि बैंकिंग सेवाओं की लागत है, वित्तीय सेवाओं की लागत कम हो। अब एक छोटी सी बात आप देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी दुकान में जाते हैं और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप भुगतान करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको अतिरिक्त 1% या 1.5% देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लेन देन के लिए जो उसका सर्विस चार्ज है, जो सर्विस फी है, वो सर्विस फी भी ग्राहक से वो वसूलना चाहते हैं क्योंकि उनके पास इतना मार्जिन नहीं है। तो आप कहते हैं कि नहीं, हम कार्ड के जरिए नहीं करेंगे, हम नगद ले आते हैं, नगद के जरिए। तो आपका जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। अब यहां पर यह है कि इसको कैसे सस्ता किया जाए, इसको कैसे इसमें कोई तरह का जो ग्राहक के ऊपर हम बोझ ना पड़ने दें और जो व्यापारी है उसके ऊपर भी बोझ ना पड़े। ऐसा ना हो कि व्यापारी जो है 100 रुपए कमाए और हर रोज उसमें से 5 रुपए या 4 रुपए जो है वो उसको डिजिटल लेन देन के लिए उसको चुकाना पड़े। जो उद्योग है क्रिप्टो से जुड़ा हुआ वो ये कहता है कि इस लागत को हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल जिसे कहा जाए कि काफी हद तक काफी सस्ते में ये सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, जिससे कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय लेन देन में डिजिटल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सके। उसमें क्रिप्टो किस तरीके से मदद कर सकता है, जो तकनीक है ब्लॉकचेन जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, या क्रिप्टो के पीछे की और भी जो दूसरी सुविधाएं हैं, तकनीकी सहूलियतें हैं, वो किस तरीके से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है। ये उद्योग ये दावा कर रहा है कि उसमें हम किस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस उद्योग ये भी कह रहा है कि अगर आप केवल इसमें कर लगाने की बात सोचिए तो 1 अरब डॉलर यानी कि 1 अरब डॉलर को आप अगर 75 से गुणा कर दे, 75 अरब रुपए जो हैं आपके पास इससे आ सकते हैं, ये उद्योग दावा कर रहा है। और ये भी कह रहा है कि जो हमारे देश में लोगों के पास जो निवेश है वो 100 अरब डॉलर तक जो है वो अगले 5 सालों में पहुंच सकता है। अर्थव्यवस्था में और काफी बेहतरी आएगी। और अर्थव्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि कहीं किसी जगह से किसी दूसरे जगह पर पैसा पहुंचाना है, जैसे रेमिटेंस हम लोग जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सूरत में काम करता है, उसे बिहार या उत्तर प्रदेश के गांव में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में किसी जगह पर पैसे भेजने हैं, तो उसके पास एक विकल्प ये होता है कि वो बैंक में जाता है, बैंक से वो पैसा वहां भेज देता है। एक दौर वो भी था जब आप मनी ऑर्डर भेजते थे। अब आप कहते हैं बैंक के जरिए जो है वो पैसा वहां पर पहुंचा देते हैं, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। उसी के आधार पर ये कह रहे हैं कि उससे भी कम लागत का विकल्प जो है वो क्रिप्टो दे सकता है। ये उद्योग की दलील है। तीसरा उनका कहना है कि आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं कि किसके पास पैसा है, कौन भेज रहा है और कौन इसको हासिल कर रहा है। दूसरा यह है कि हमारे देश में जो फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है, उनका जो कारोबार है, उनका जो उद्योग है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि इससे बड़े पैमाने पर वेल्थ यानी कि संपत्ति का सृजन होगा। तो ये सारे दलील हैं उद्योग के।
जिसको वो कहते हैं कि क्रिप्टो को क्यों आपको नियमित करना चाहिए, क्यों रेगुलेट करना चाहिए, क्यों आपके लिए एक प्रतिबंध की जगह पे एक कायदे कानून लगाना चाहिए, तो वो सारे ऐसे दलील देते हैं। इस सब के बीच में जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि अचानक नवंबर में बड़े स्तर पर इस पर चर्चा शुरू हुई और उस चर्चा के बीच में प्रधानमंत्री की बैठक और प्रधानमंत्री की बैठक के बाद अलग अलग तरीके के बयानबाजी हुए सूत्रों के जरिए या प्रत्यक्ष तौर पर। इस बीच में लोकसभा के सचिवालय ने जब शीतकालीन सत्र के लिए जो कुछ भी विधेयक लाए जाने उसकी सूची जारी की, लिस्ट जारी किया, तो उसमें एक जो कानून था, एक कानून का जो मसौदा रखा गया, वो लोगों को सबसे ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को नाराज भी कर गया, कुछ लोगों को राहत भी दे गया। इसके ऊपर बड़े पैमाने पर चर्चा होने लगी, अखबारों में काफी ज्यादा लिखा जाने लगा। उस बिल का नाम रखा गया, उस बिल का नाम बताया गया क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। और इसके जो मकसद बताए गए थे वो क्या था, इसको मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक जो डिजिटल करेंसी जारी करे उसके लिए एक जरूरी वातावरण मुहैया कराना, उसके लिए कायदे कानून मुहैया कराना इस प्रस्तावित कानून का मकसद होगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा, द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। यानी कि देश में जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होंगे उन सब के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, प्रतिबंध लगाया जाएगा। However, it allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrency and its uses. लेकिन यह भी कहा गया कि कुछ अपवाद दिए जाएंगे जिससे कि क्रिप्टो करेंसी की जो तकनीक है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसके इस्तेमाल को हम जो है हम अपने यहां ला सके, उस पर हम उसका इस्तेमाल कर सके। ये आखिरी पंक्ति जो थी, इस आखिरी पंक्ति ने सबसे ज्यादा लोगों को, उन लोगों को राहत दी जो डरे हुए थे कि पूरा प्रतिबंध लगेगा। लेकिन आखिरी पंक्ति की वजह से एक धारणा ये बन रही है, एक विश्वास ये बन रहा है कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएगी, कोई ना कोई बीच का रास्ता दे देगी। अब बिल में क्या है, कानून में क्या कुछ आएगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि अलग अलग प्रावधान अभी नहीं आए हैं, बिल का मसौदा हमारे सामने नहीं आया है। केवल उस बिल के लाने के पीछे की जो सोच है वो सामने रखी गई, और सोच क्या कहती है कि रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए जाने वाले जो डिजिटल करेंसी है उसके लिए आधार तैयार होगा, उसके लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए, उसके लिए जो एक व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। और तीसरी बात ये कही गई कि क्रिप्टो करेंसी की जो तकनीक है उसके इस्तेमाल के लिए अपवाद स्वरूप उसके इस्तेमाल के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। अब यहां पर एक ऐसी चर्चा भी गरमाने लगी कि क्या क्रिप्टो जो हमारे यहां है उसको एक कमोडिटी के तौर पे माना जाए, एक जिन्स के तौर पे माना जाए, यानी कि उसको सोना या चांदी की तरह माना जाए, या फिर हम उसको मुद्रा माने। तो एक चीज तो आपको ये समझना चाहिए कि मुद्रा के आसार बहुत ही कम है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक के जो कानून है आरबीआई एक्ट 1934 में, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, और आप एक देश में दो तरह की मुद्रा आप नहीं कर सकते। एक मुद्रा होगी जिसको सार्वभौमिक गारंटी मिली हुई, एक सोवरेन गारंटी मिली हुई। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 तरह की मुद्रा या 2 तरह की मुद्रा जो है वो बाजार में लाई जाए। हाँ, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कागजी मुद्रा है, धातु की मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है, लेकिन वो सब का जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, अम्ब्रेला स्ट्रक्चर जो होगा वो एक ही होगा। वो है आपका जो सरकार के कानून के जरिए हो जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आप अलग तरीके से सोचे फिर एक अलग तरह की मुद्रा जारी करें, तो इससे मौद्रिक व्यवस्था जो है वो आपकी पूरी तरह से अस्त व्यस्त, पूरे उसमें काफी ज्यादा परेशानी पैदा होने के चांसेस होंगे, या अस्त व्यस्त होने के मौके जो हैं वो ज्यादा बनेंगे। इसी वजह से अभी इस विधेयक को लेकर के, इस प्रस्तावित कानून को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार होगा क्या। लेकिन
अंत में मैं दो ही बात कहना चाहूंगा। पहली चीज तो आपको यह समझना है कि क्रिप्टो करेंसी में जब करेंसी शब्द आ जाता है तो ये लोगों को एहसास दिलाता है कि एक तरह की मुद्रा है, जबकि हकीकत यह है कि ये अभी मुद्रा हमारे देश में नहीं है, इसे किसी भी तरह की मान्यता नहीं दी गई है और मुद्रा का जो कुछ भी कार्य है वो भले ही वो करे लेकिन वो निजी तौर पर करता है। दूसरी बात जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप जब रुपए की बात करते हैं, जो आधिकारिक मुद्रा की बात करते हैं, तो सरकार या रिजर्व बैंक के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं होती है कि अमुक सीरीज की जो नोट है वो किस व्यक्ति के पास, यानी कि वहां पर उसकी गोपनीयता जो है वो बनाए रखी जाती है। उसमें हम लोग नोट बाजार में लाते हैं और फिर उसके बाद जिसको जैसे जैसे उसका भुगतान किया जाता है, जो भुगतान हासिल कर रहा है या काम करने के बदले में जो आपको रुपए मिलते हैं या जो आप बैंक से निकालते हैं, उसमें कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि किस सीरीज का नोट किसके पास है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में चूंकि वो तकनीक आधारित है तो वहां पर वो प्राइवेसी जो है, वो जो निजता जो है वो नहीं रहेगी। वो सबको सबके पास जानकारी रहेगी कि इस सीरीज के जो है या इस पर्टिकुलर नंबर के जो क्रिप्टो हैं वो अमुक आदमी के पास हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना में कि क्रिप्टो करेंसीज और जो फिएट करेंसीज हैं उन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। एक जो हम लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कानून में क्रिप्टो को आप कैसे परिभाषित करते हैं, निवेश के माध्यम के तौर पर परिभाषित करते हैं, मुद्रा के तौर पर परिभाषित करते हैं या फिर कुछ और परिभाषित करते हैं। एक पहला पहलू यह है। दूसरा यह है कि उसके खरीद बिक्री के लिए क्या व्यवस्था होगी। क्या हम जैसे शेयर खरीदते हैं उसी तरीके से हम किसी एक्सचेंज पे जाकर के खरीद बिक्री कर सकते हैं। तीसरी बात यह होगी कि क्या इसके आधार पर कोई डिराइव प्रोडक्ट हो सकता है। डिराइव प्रोडक्ट का मतलब है कि एक ऐसा निवेश का माध्यम जिसका आधार क्रिप्टो हो, लेकिन जैसे वो फिक्स डिपॉजिट के स्वरूप में हो या फिर कोई एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तौर पे हो, इस तरह का, या कोई म्यूचुअल फंड हो, क्या इस तरह की कोई चीज होगी। तो ये भी अभी हमें समझना होगा। और चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर कर की व्यवस्था किस तरीके से काम करेगी, कि जैसे आप शेयर में फायदा कमाते हैं उस पर आपको टैक्स देना है, या फिर आप दूसरे जगहों पर जो आप कमाई करते हैं उस पर आप टैक्स देना है, तो यहां पर वो टैक्स किस तरह से लगेगा और क्या यहां पर अप्रत्यक्ष कर भी लगेगा। अप्रत्यक्ष कर का मतलब यह है कि जो एक्सचेंज आपको सेवा मुहैया करा रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, उस सर्विसेज पे क्या जीएसटी लगाया जाएगा, उस सेवा पे क्या जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि विधेयक के जरिए वो तस्वीर साफ की जाएगी। लेकिन अभी कोशिश यही है उद्योग की ओर से, जो मैंने आपके सामने तमाम आंकड़े रखे, उन आंकड़ों के जरिए, उन तथ्यों के जरिए वो लोग ये एक सरकार के ऊपर एक आप कह सकते हैं कि सरकार को ये समझाने में जुटे हुए हैं कि ये एक बेहतर विकल्प है और इसके लिए आपको नियमन की बात करनी चाहिए, रेगुलेशन की बात करनी चाहिए, ना कि प्रतिबंध की बात करनी चाहिए। सरकार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। विज्ञापन को लेकर के जरूर बात कही गई थी और जिसके बाद हमने देखा कि विज्ञापन जो है वो कई जगहों पर नहीं आते हैं, विज्ञापन आते भी हैं तो बहुत ही माइल्ड हो गए हैं, बहुत ही अब सामान्य कर दिए गए हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं दिख रहा है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले 1 महीने या 2 महीने के भीतर इस चीज को लेकर के, क्रिप्टो को लेकर के स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि क्या इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग रहा है या फिर केवल हमारे पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा। एक बात आपको ये जान लेना चाहिए कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आप क्रिप्टो की तरह के उतार चढ़ाव की नहीं सोच सकते। जो अभी के समय में होता है कि एक खबर आती है और अचानक जो है वो 50,000 से 40,000 पे आ जाता है या 60,000 से 40,000 पे आ जाता है, वो स्थिति आपको सीबीडीसी में नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर जो उसकी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रेगुलेटेड है। तो वहां पर मांग और आपूर्ति के बीच में उस तरह का असंतुलन नहीं दिखेगा जो हम अभी बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में देखते हैं। तो खैर, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो कुछ भी आए वो लोगों को भरोसा दिलाने वाला हो कि ये व्यवस्था आपके लिए सही है या ये व्यवस्था आपके लिए नहीं है। दोनों में से एक कोई रास्ता होगा। अब वो क्या होगा, थोड़ा उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। नमस्कार।